नमस्कार, आप सभी का दोबारा स्वागत है मुद्दा में। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हमारे साथ मुद्दा में जुड़ रहे हैं दरभंगा मिथिलांचल से श्री अनूप मैथिल जी। मुद्दा एक सोशल मीडिया नमस्कार। प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सभी समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में बड़ी-बड़ी खबरों के बीच में छोटी-छोटी रोजमर्रा की दिक्कतें कहीं छुप जाती हैं। ऐसे में हम आपकी आवाज को संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मुद्दा के थ्रू मदद करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके मुद्दा ऐप डाउनलोड करना होगा। चूंकि मुद्दा एक भारत निर्मित ऐप है, ये आत्मनिर्भर भारत को स्वप्न देने आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु हमारा एक प्रयास है। नमस्कार अनूप मैथिल जी, आपका स्वागत है मुद्दा में। आप कैसे हैं? नमस्कार, जय मिथिला। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी, हम भी अच्छे हैं सर, थैंक यू। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं अनूप मैथिल जी आते हैं माँ सीता की जन्मभूमि पवित्र भूमि मिथिलांचल से, और ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनूप जी मिथिलांचल और दरभंगा के विकास के लिए काम करते हैं और वे दरभंगा को बिहार की राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं। मिथिलांचल का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है, लेकिन आज के दौर में मिथिलांचल की गिनती भारत के अविकसित इलाकों में की जाती है और शायद ये यहाँ बढ़ती बेरोजगारी का कारण है, और यही हो सकता है कि बेरोजगारी ही इस तथ्य का कारण है। और हम ये तो बेहद अच्छे से जानते हैं कि बेरोजगारी कई अन्य परेशानियों की जड़ बनती है। अनूप जी, बेरोजगारी के जी। कई देखे अनदेखे रूप होते हैं और कई अनदेखे कारण भी होते हैं। और जब हम बात करें मिथिलांचल की या विशेषतः दरभंगा की, तो जिस इलाके को देश की प्रगति में इतना अहम हिस्सा माना जा रहा है, उस इलाके में बेरोजगारी का क्या कारण हो सकता है? मुद्दा ऐप के जितने भी दर्शक हैं सभी को जय मिथिला। जो आपने एक जायज़ क्वेश्चन सवाल किया है, आपका क्वेश्चन जायज़ भी है कि इस एरिया में बेरोजगारी क्यों है? हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है और फिर भी बेरोजगारी है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा से ऐसी परिस्थिति थी। एक ज़माना ऐसा था कि यह एरिया जिस मिथिला की आप बात कर रहे हैं, हम पूरे नॉर्थ बिहार को मिथिला मानते हैं और मिथिला है भी। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से लेकर माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कई सारे जिले मिथिला में हैं। कुछ पार्ट जो है झारखंड का भी मिथिला में है। तो आज से आप 50-60 साल पहले जाएंगे, आप 30 साल पहले की हम बात करें, तो उस समय मिथिला में बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री थी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, आपको मालूम है कि भारत जो आज़ाद हुआ था, तो भारत में भी उतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी मिथिला में कई सारी इंडस्ट्री थी, जैसे चीनी मिल हुआ, पेपर मिल हुआ। मिथिला तो पूरे कह सकते हैं कि चीनी के मामले में, चीनी उत्पादन के मामले में हम तो आत्मनिर्भर थे ही। हमने देश को आत्मनिर्भर बनाया और साथ ही साथ मिथिला की चीनी एक्सपोर्ट होकर विदेशों में जाया करती थी। हमारे मधुबनी में एक चीनी मिल है जिसका नाम है लोहट चीनी मिल। वहां की चीनी तो इतनी प्रसिद्ध थी कि इंग्लैंड जाया करता था वो चीनी, और खासकर जो है महारानी के महल में जो है वो चीनी, उसी चीनी का उपयोग होता था। इसी तरह से पूर्णिया में बनमक्खी चीनी मिल था। वो उस जमाने में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। एशिया में उतना बड़ा चीनी मिल था ही नहीं। तो मिथिला जो है शुरू से ही, आजादी से पहले से ही हम लोग क्या थे, रोजगार के मामले में, स्वरोजगार के मामले में आत्मनिर्भर थे। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, मिथिला पहले से ही आत्मनिर्भर था। लेकिन समय और काल बदला। कुछ गलती हमारे नेताओं की थी और कुछ गलती इस देश के नेताओं की थी, इस देश में नीति निर्माण बनाने वालों की थी, जिसके कारण हमारा क्षेत्र पिछड़ता चला गया। अब मिल तो थे, लेकिन उस मिल को कभी भी जो है उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया। आप कहीं भी कोई मिल खोलेंगे, कोई इंडस्ट्री बैठाएंगे, तो समय के साथ उसका आधुनिकीकरण करना होता है।
मशीनें जो है खराब हो जाती है, प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है, तो वो सब हुआ नहीं। और राजनीतिक साजिश के तहत इसको धीरे धीरे जो है सब मिलों को बंद करवा दिया गया, और जैसे ही मिल बंद हुआ लाखों लोग बेरोजगार हो गए और मजबूरी में उन्हें दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों में पलायन करना पड़ा। और अब हालात ऐसे बदल गए हैं, जनरेशन भी चेंज हो गया है। हमारे यहाँ के सभी लोग लगभग लगभग दिल्ली, मुंबई बाहर ही रहते हैं। हर घर से दो चार लोग ऐसे हैं जो आपको महानगरों में मिलेंगे जो पलायन करके चले गए हैं। सबने अब इसी को नियति समझ लिया है। लोगों के पास अब उम्मीद ही नहीं है। उनसे अगर हम बात भी करेंगे कि मिथिला में भी रोजगार मिल सकता है या था भी, तो उनको विश्वास ही नहीं होता। आजकल के यूथ को तो मालूम भी नहीं है कि ऐसी बात थी, हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारे यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता था इंडस्ट्री से। तो ये सब सारी बातें हैं, सत्ता के साजिश के कारण जो है यहाँ के यूथ मजबूरी में पलायन करने को मजबूर हुए और अभी तक पलायन कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बताया कि बिहार का और विशेषतः मिथिलांचल का कितना समृद्ध इतिहास था और कितना अच्छा इतिहास था, जिसे कि नजरअंदाजी के कारण कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। तो बस समय की बात है जी और चेंज की बात है यहाँ पर। तो जी जी। सर, अगर हम बिहार की और थोड़ी सी बात करें तो बिहार में जातिवाद के कारण भेदभाव बहुत है और साथ ही यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर की कमी है। तो क्या इसके कारण रोजगार के अवसर युवा को कम मिलते हैं? क्या ये जो एक फैक्ट है ये कहीं ना कहीं रोजगार को और युवा को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है? आपके अनुसार क्या होगा? देखिए, जाति जहां तक आपने कहा है तो पूरे विश्व में मुझे लगता है कि किसी न किसी स्वरूप में जातिवाद है। अब भारत में आप जातिवाद की बात करते हैं, अभी हमारे आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर कोई डेवलप कंट्री है तो अमेरिका है। वहां भी तो ब्लैक एंड व्हाइट का मसला है कि नहीं? वहां पे तो ब्लैक एंड व्हाइट का मसला बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चलता है। ब्लैक लाइव्स मैटर करके हैशटैग भी चला था। तो वहां भी ये समस्या है, ये किसी अन्य रूप में समस्या है, लेकिन समस्या। और जब तक मुझे लगता है दुनिया है तब तक समस्याएं तो रहेगी। अब समस्याओं का बहाना लेकर आप ये नहीं बत कह सकते हैं कि इसके कारण हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। अरे हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, हर हाथ को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब इसीलिए तो ये समस्याएं हैं। अगर युवा क्या है, आज की परिस्थिति में आप देखें तो सभी बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, तो क्या करेंगे? जातिवाद ही करेंगे। लेकिन हर हाथ में रोजगार मिल जाए उनको, रोजी अपने काम धंधे में वो जब व्यस्त हो जाएंगे तो उनके पास समय ही नहीं रहेगा ये सब करने का। तो ये एक एक्सक्यूज है, मुझे जहां तक लगता है ये एक एक्सक्यूज है, बहाना है। ये सब चीजें बहाना है कि अगर आप विकास नहीं कर पा रहे हैं तो जाति का सहारा ले लीजिए, धर्म का सहारा ले लीजिए। और ये जब तक अगर भारत को विकसित बनना है, बिहार को विकसित बनना है, तो इन चीजों को जो है हमें पीछे छोड़ना होगा। इन सब चीजों पे हमें, ये सब चीजें जो है हमारे भारत में तो अच्छी बात है, जाति व्यवस्था है, अच्छी बात है। इतने जो है वैसे भी कहा भी गया है विविधता में एकता, हमारा देश ही ऐसा है ना कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है हमारी। तो ये तो अच्छी बात है कि सब अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ है, जब आप देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या कई सारे ऐसे हैं जो एक खासकर कहा जाता है कि कम्युनिटी से आते हैं, मारवाड़ी कम्युनिटी हो या बनिया कम्युनिटी हो, वो बिजनेस करने के लिए ही बने हुए हैं और वो बिजनेस में वो सक्सेस भी होते हैं। गुजरात में जाइए तो गुजरात के लोग थोड़ा ज्यादा एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके पास रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है कुछ भी। लेकिन ये क्या है कि हमारे नेताओं ने इस जाति व्यवस्था को विकृत कर दिया है, रोजगार रोजी रोटी वो दे नहीं पाए, तो हम लोगों को जातिवादी में उलझाकर हम लोगों को जो है व्यस्त रखने का एक ये माध्यम है और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये इसको स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे देश के नीति निर्माताओं जो नीति निर्माण करते हैं उनके विफलताओं के कारण, उनकी अदूरदर्शिता के कारण यह एक जो है आज अभिशाप बन चुका है। जी, धन्यवाद अनूप जी। हमें लगता था कि बेरोजगारी जातिवाद के कारण है, लेकिन आपने हमें समझाया कि ये कहीं ना कहीं हमारी गलतियों और हमारी कमियों को छुपाने के लिए हो रहा है। और ये सच में बहुत शर्मनाक है और हमें उम्मीद है कि आगे जाके जो सिनेरियो है, जो स्थिति है, वो सुधरेगी और बेहतर होगी। पर अभी जो स्थिति है, क्या आपके अनुसार अनस्किल्ड लेबर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनस्किल्ड लेबर हमारे पास, अब आपने जो कहा अनस्किल्ड लेबर, तो बिहार के पास तो अगर देखा जाए तो हमारे मिथिला में तो अनस्किल्ड लेबर की कोई कमी नहीं है। और अनस्किल्ड लेबर को रोज ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी नहीं मिल पा रहा है, देश में रोजगार भी मिल पा रहा है। और वो हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, कहीं कोई पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, तो कोई आपको आश्चर्य होगा, लद्दाख में भी लोग चले जाते हैं सब्जी वब्जी बेचने के लिए, मजदूरी करने के लिए। कई जैसे इस बीच में जम्मू कश्मीर में जो चेंज हुआ था, तो उस समय हमारे कई बिहार के लोग मजदूर वहां पे फंस गए थे। तो कई सारी स्टोरी के माध्यम से ये बाहर आया कि वहां पे वो मजदूरी करने के लिए गए थे, और फ्लाइट से जाते हैं वो मजदूरी करने के लिए। तो अनस्किल्ड लेबर हमारे पास है, तो वो एक तरह से उसको हम सेमी स्किल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्किल्ड भी बना सकते हैं, और अनस्किल्ड लेबर की भी जरूरत हमारे पास होती है। क्योंकि भारत में क्या ऑटोमेशन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब हम जापान में जो है क्या है कि वहां पे जो कोई काम होता है तो वहां पे ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वहां पे जो है तो सेमी अनस्किल्ड की जरूरत कम है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी मुझे लगता है, और 50 साल अभी जो हमारे देश के जो नेता है उनका जो विजन है, और भारत अभी जो है इतनी जल्दी जो है वहां पे ऑटोमेशन होगा भी नहीं। तो भारत में सेम अनस्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखते होंगे आप कि लॉकडाउन जब लगा था, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब लगा था तो तो पंजाब में क्या स्थितियां हो गई थी, गुजरात में क्या स्थितियां हो गई थी, हरियाणा में क्या स्थितियां हो गई थी। जितने यूपी बिहार के अनस्किल्ड लेबर हैं वो सब अपने घर चले आए थे। और हमने तो देखा है इस बीच, इस लॉकडाउन में, कि गांव गांव में पंजाब हरियाणा से बसें आई थी, राजस्थान से बसें आई थी, और उन लोगों ने, जितने भी अनस्किल्ड लेबर है, उनको एडवांस में पैसा दिया, और खुद अपने खर्चे से उनको यहाँ से पंजाब ले गए, हरियाणा ले गए, राजस्थान ले गए। समस्या ये है कि बिहार सरकार जो हमारे पास अनस्किल्ड फोर्स है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको रोजगार नहीं दे पा रही है। वही लोग पंजाब में जाके रोजी रोटी कमा रहे हैं, लद्दाख चले जाते हैं, वहां पे सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन बिहार में उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रहा है। और ये जो बिहार में हम इन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इन्हें 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं दे पा रहे हैं, इससे समस्या क्या आ रहा है कि बिहार का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है। आप देखिए, किसी भी देश का आप अगर देखिए, अब सीधी सी बात है, अमेरिका के लोग अगर भारत आते हैं, या फिर अमेरिका छोड़िए, तमिलनाडु के लोग अगर बिहार में आते हैं, पंजाब के लोग अगर बिहार में आते हैं और काम करने के लिए आते हैं, तो उनको इज्जत की नजर से देखा जाता है, रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। उन पे कोई ऐसा जो है कमेंट नहीं किया जाता है कि तू पंजाबी है या तू तमिल है, तो इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है। लेकिन बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो उनको जो है अपमानित किया जाता है, तरह तरह के उन पे भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र से अधिकांश लोग 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं, मतलब अनस्किल्ड लेबर पलायन करते हैं। अगर हम इन अनस्किल्ड लेबर को, इन 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 जो हमारे अनस्किल्ड लेबर हैं उनके पलायन को हम रोक दे, बिहार में ही उनको रोजी रोटी उपलब्ध करवा दे, तो बिहार की छवि अचानक से बदल जाएगी। आज जो बिहार के लोगों पे तरह तरह के अपमानजनक जो है उनको गालियां दी जा रही है, अभी तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि बिहारियों के पास दिमाग नहीं होता है, ये सब होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आपके राज्य से, आपके समाज से स्किल्ड व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति पलायन करता है किसी जगह पे जाकर, तो वहां इज्जत बढ़ता है, उससे बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन जब एक मजदूर, जब एक रिक्शा चलाने वाला, जब एक धान के खेत में या कुछ खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर पलायन करता है आपके राज्य से किसी दूसरे राज्य में, तो आपके राज्य की वहां पे इज्जत नहीं बढ़ती है, बल्कि आपके राज्य को एक गलत नजरों से देखा जाता है, अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता है। तो अगर बिहार को कभी भी इस समय इमेज में चेंज करना है, जैसे हम कहते हैं कि बिहारी होना गर्व की बात है, बिहारी होना तब तक गर्व की बात नहीं रहेगी जब तक हम इन अनस्किल्ड लेबर को बिहार में ही रोजगार नहीं दे देते हैं। क्योंकि ये लोग पलायन जब तक करेंगे तब तक हम पे लोग ताना मारेंगे ही। अभी बंगाल के सांसद ने बिहारियों को गुंडा कहा, तो गुंडा गुंडा कहेंगे ही। जब तक रोजी रोटी के लिए यहां से लोग पलायन करेंगे तब तक हमको गुंडा कहा जाएगा। लेकिन यहां से अगर हम उनके पलायन को रोक देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े कंसल्टेंट, बड़े बड़े लोग, पढ़े स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग अगर पलायन करने लगे, तो फिर हमारे देश, हमारे राज्य की स्थिति अन्य राज्यों में सुधरेगी और हमें इज्जत भरी नजरों से देखा जाएगा।
हम कितना भी कुछ कर ले, हम बिहारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कितनी भी आत्म प्रशंसा खुद से कर ले, किसी भी राज्य में जब तक इस पलायन को हम नहीं रोकेंगे तब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा। अपने मुंह, जो कहते हैं, कहावत भी है कि अपने मुंह मिट्ठू होना जो है, ये हम अपनी प्रशंसा अपने खुद करते रहें और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर कोई कल कर्नाटक का मंत्री कभी हमें बेइज्जती करेंगे, कभी हमें गुजरात से जो है ताना सुनना पड़ेगा, महाराष्ट्र में अक्सर आपको मालूम है वहां से तो जो है बिहारियों को भगाया ही जाता है। तो अनस्किल्ड लेबर ही सबसे बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को अगर बिहार की इमेज को सुधारना है, बिहार सरकार क्या, किसी भी सरकार को, तो इस अनस्किल्ड लेबर के माइग्रेशन को रोकना पड़ेगा। जी, धन्यवाद अनूप जी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब हमारे पास लेबर बिहार से आ रहा है, किसी भी राज्य की बात करें, अगर हमारे पास लेबर बिहार से आ रहा है तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपने मुझे ये बता दिया अभी कि डिग्निटी ऑफ लेबर की कमी सारे हिंदुस्तान में है, बल्कि बिहार में कम है। और एक बात और है, आपने जैसा कहा कि कर्नाटका के मंत्री ने कहा कि बिहारियों में दिमाग नहीं होता, तो इस बात को हम ऐसे तमिलनाडु तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि बिहारियों में दिमाग नहीं होता। तो इस बात को तो हम सीधे ऐसे ही गलत सिद्ध कर सकते हैं कि जो बिहार के लोग हैं वो ज्यादातर बड़े बड़े सरकारी अफसर बनते हैं, और जितने भी लोग होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं बिहार की छवि हर जगह है। बस हम वो स्किल्ड लेबर को नजरअंदाज कर रहे हैं, और अनस्किल्ड लेबर जो कि बहुत जरूरी है आज के युग में। और जब हम सतत विकास की आज बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमें इसी माध्यम से हमें एम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड लेबर से ही करनी होगी, और इसी से हमारा आगे का भविष्य है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं सर, कहीं ना कहीं सारी जहां के लिए यही बात सच है। तो देखिए, आपने जैसे कहा, मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि बिहारी पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं कि बिहारी बड़े बड़े पदों पे हैं, बिहारी आईएएस बनते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम बिहारी, देखिए देश में किसी से छुपा नहीं है कि कहाँ की स्थिति क्या है, तो ये कहने में जो है, ये छिपाने से भी क्या होगा, सबके सामने सब कुछ है। मैं बिहारी युवाओं को मैं देखता हूँ कि एक आपको मालूम है कि देश में आईएएस का जब एग्जाम होता है, जब रिजल्ट आता है, तो बहुत 900 1000 आईएएस बनते हैं, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। लेकिन बिहार के युवाओं को आप देखिएगा, आपके नजर में भी शायद आया होगा और आपने उसको सच भी मान लिया होगा कि पोस्ट रहता है कि आज आईएएस का रिजल्ट आया हुआ, उसमें 3000 बिहारियों ने क्वालिफाइड कर लिया अकेले। पूरे देश में 1000 रिजल्ट आता है, उसमें कहते हैं 3000 लोगों ने क्वालिफाइड कर लिया। तो ये हम, जो मैंने कहा, आत्म प्रशंसा में हम जी रहे हैं। बिहारी, जितने भी बिहारी नौजवान हैं, उनको लगता है कि 3000, अच्छा, लोग इसको सच भी मान लेते हैं। अरे 900 800 आईएएस अगर देश में 1000 बनते हैं हर साल, तो उसमें मान लीजिए 30-40 अगर बिहारी भी हैं, तो कोई बड़ा हमने तीर नहीं मारा है। 40-50, हमारी आबादी भी 15-16 करोड़ है ना, उसमें से अगर आप देखें बिहार की आबादी, बिहार के तो कई सारे लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं, तो हमारी आबादी भी ज्यादा है। उसमें से अगर 50-100 हर साल निकलता भी है तो बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आप अगर तुलना करेंगे, कभी भी जो है, अगर मान लीजिए जो कुछ दिया जाता है एग्जाम्पल, तो हमेशा एवरेज का दिया जाता है। अब देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कि उद्योगपति नहीं है, यहाँ भी बहुत अमीर लोग हैं और यहाँ गरीब भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं। लेकिन फिर भी बिहार को गरीब राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि एवरेज लोग, अधिकांश लोग यहाँ पे गरीब हैं। तो अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये जो बिहार के बारे में एक हम लोगों ने ये हवा बना दिया है कि बिहार के लोग ये हैं वो हैं, ये भी गलत है। बिहार के लोग बहुत ही कम साक्षर हैं। आप अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तो बिहार इसमें भी पिछड़ा हुआ है, पूरे देश में पिछड़ा हुआ है। ये एक हवा बनाया गया है, हम बिहारियों ने बनाया है और उसको लोगों ने माना भी है। कई बार ऐसा है कि कई बड़े बड़े पदों पे बिहारी हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी बड़े पद पे है तो आप ये भी तो देखें कि 10,000 लोग मजदूरी करते हैं, 10,000 लोग सब्जी बेचते हैं, 10,000 लोग चाय बेचते हैं, 10,000 लोग अंडा बेचते हैं, 10,000 लोग होटल में प्लेट धोने का काम करते हैं। और आप एवरेज करेंगे तो बहुत कम परसेंटेज बैठेगा। तो ये एक हवा है जिसको तोड़ने की जरूरत है। इसको इसलिए तोड़ने की जरूरत है क्योंकि हमें केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई हम गरीब हैं, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है। ये हम जब बताएंगे
तब हमें मदद मिलेगा ना, तब हम मदद के लिए मांग कर सकते हैं कि हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए। क्योंकि अगर आपको देश को विकसित करना है, देश को एक विकासशील देश, अभी हमारा विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री अगर बनाना है तो बिहार को भी डेवलप करना होगा। पूरा देश डेवलप हो जाएगा, और अगर बिहार डेवलप नहीं रहेगा तो देश कैसे डेवलप करेगा? तो ये सब चीजें बताने की जरूरत है। जी श्रेया जी, आप कंटिन्यू कर सकते। जी, थैंक यू अनूप जी। मेरा अगला प्रश्न थोड़ा सा इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। आज सोशल मीडिया के जमाने में हम सबके पास बहुत पावर आ गई है, हमारी उंगलियों पे बहुत शक्ति आ गई है हमारे पास। तो ऐसे में हमारी हर बात को कहने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो ऐसे में बहुत सारे पोलराइज्ड ओपिनियंस भी बहुत उभर के आ रहे हैं। ऐसे में काफी ट्रोलर्स बिहार को और दरभंगा को लेके ये प्रश्न उठाते हैं कि दरभंगा एवं मिथिलांचल के लोग कब तक अपने इतिहास का हवाला देते रहेंगे। तो इन लोगों को आज आप मुद्दा के जरिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास का हवाला हम लोग भी देते हैं, और इतिहास का हवाला हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास वर्तमान में कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। देखिए, वर्तमान का हवाला वही देता है जिसके पास कुछ हो। हमारे पास वर्तमान में क्या है? अशिक्षा है, गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। और आप बताइए, कोई भी जो है इस पे तो गर्व नहीं करेगा। कोई भी इंसान इन चीजों पे तो गर्व नहीं कर सकता, ये तो नहीं बताएगा। तो हम लोग इतिहास पे इसलिए गर्व करते हैं, और इतिहास पे गर्व करना इसलिए सिखाते हैं, ये जरूरी भी है। क्योंकि हमें अपने युवाओं को बताना है, जिनको ये नहीं मालूम है। जो अब मान लीजिए, जो जिन्होंने, अब युवा का मतलब क्या है, जो 2000, जिन्होंने 2000 में जन्म लिया है, जिनका बर्थ है, या 90s में जिनका बर्थ है, उनमें से बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि बिहार में इंडस्ट्री था। उनको नहीं मालूम है कि मिथिला जो है आत्मनिर्भर था पहले। उनको ये नहीं मालूम है कि मिथिला में 20-20 चीनी मिल था, शुगर मिल, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। तो उनको तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारा ये इतिहास है। उनको ये नहीं मालूम था कि जब देश में मात्र 10 एयरलाइंस कंपनियां थी, तब एक दरभंगा एविएशन नाम की कंपनी थी यहाँ पे, और उसका जो है 2-2 हवाई पट्टी था, एक दरभंगा में था और एक पूर्णिया में था। जब देश के कई कोनों में रेल तक नहीं पहुंचा था, तब यहाँ पे हवाई जहाज से लोग आया जाया करते थे, और यहाँ पे रेलवे भी बहुत पहले आ गई थी। तो ये हम इसलिए बताते हैं ताकि हमारे इलाके के लोग, आपने एक रामायण में कथा सुना होगा कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। उनको आभास, उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी शक्ति क्या है। और जब ये पता चला कि माता सीता जो है उनका हरण रावण ने कर लिया है, और ये लंका में माता सीता को वो ले गया है, और लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ेगा, तो जामवंत जी ने उनको अपनी शक्ति का आभास कराया था कि हनुमान, आपके पास अपार शक्ति है। आप चाहे तो उड़कर इस समुद्र को लांग कर जा सकते हैं लंका, और पता लगा सकते हैं कि माता सीता है या नहीं है वहां पे, और है तो कैसी स्थिति में है। तो हम इसलिए अपने इतिहास पे गर्व करते हैं। हम मिथिला के लोग इसलिए अपने इतिहास को बार बार बताते हैं, 1000 बार बताते हैं, क्योंकि हम अपने नौजवानों से बताना चाहते हैं कि आप हनुमान हो। इन नेताओं ने एक साजिश के तहत आपको यह आभास करा दिया है कि आपके पास कोई शक्ति ही नहीं है। आपका जन्म ही मजदूरी करने के लिए हुआ है। आपका जन्म ही अपना देश, अपना प्रदेश, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए हुआ है। यह एहसास नेताओं ने हमारे युवाओं को करवा दिया है। तो हम अपने स्वर्णिम इतिहास को याद करके, बताकर उनको हम आवाज करवाना चाहते हैं कि आपका भविष्य, आपका जो इतिहास है बहुत ही स्वर्णिम रहा है। नेताओं के कारण हमारी जो ये अभी स्थिति है, जो दयनीय स्थिति हो रही है, वो है, और इसे बदलना हमें है, ताकि वो मोटिवेट हो, जागरूक हो, और उसे बदलने के लिए संकल्प ले। और ये हो भी रहा है। जब लोगों को पता चल रहा है कि दरभंगा में आज से 50-60 साल पहले एविएशन था, दरभंगा के पास अपनी एविएशन कंपनी थी, दरभंगा में जो है बड़ा रनवे था, यहाँ पे विमान आता था, जाता था, तो लोगों ने प्रतिकार किया। लोगों ने सरकार से कहा कि एयरपोर्ट चालू करो, एयरपोर्ट देना पड़ेगा, और उसका परिणाम देखिए कि एयरपोर्ट आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में मिथिला के लोग, मिथिला के युवा अपने इतिहास, आपने कहा ना कि जो है समय साइकिल है, साइकिल चलेगा, और हम अपने इतिहास को फिर से दोहराएंगे। धन्यवाद अनूप जी। इससे मुझे ये समझ में आया कि ये जो इतिहास के ऊपर गर्व करना है, ये अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की निशानी तो है ही है, और साथ ही प्रगति की ओर अग्रसर होने के लिए एक
टैक्टिक्स है ये। तो ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट मैसेज था जो कि आज मुझे मिला है। और जैसा कि आपने कहा कि नेताओं के कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर, तो अगर हम भारत सरकार के कथन की माने तो बिहार सरकार का कहना है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र की शिक्षा को जाता है। आंकड़ों की माने तो इनके मुताबिक तकरीबन 2000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए जाता है। फिर भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए लोग दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अनूप जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने भारत सरकार की बात की है, तो भारत सरकार तो ऐसी सरकार है कि बिहार को बर्बाद करने में अगर किसी सरकार का योगदान है तो भारत सरकार का योगदान है। चाहे कोई भी सरकार रही, उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। मिथिला को ही नहीं, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार का मतलब मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूं। यही भारत सरकार है। भारत सरकार क्या बोलेगी? भारत सरकार को तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। भारत सरकार के कारण हम गरीब हैं। भारत सरकार के कारण बिहार में आज इंडस्ट्री नहीं है। यही भारत सरकार है जिसने साजिश के तहत बिहार को पिछड़ा रखने के लिए फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई थी। ये सरकार फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या था, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि जब बिहार में झारखंड भी शामिल था, उस समय जितने भी खनिज है, आयरन्स है, जितने भी मिनरल्स है, वो झारखंड से ही निकलता था। और भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया, वो उस पॉलिसी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। वो पॉलिसी देखिए, अब क्या था कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो अब आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल झारखंड से मिल रहा है, तो आप फैक्ट्री कहां लगाएंगे? झारखंड के आसपास ही लगाएंगे, बिहार में लगाएंगे, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े, ताकि आप जो कुछ बनाए उसका लागत कम पड़े। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि ये भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, वो बिहार में वो फैक्ट्री ना लगाए, उद्योग धंधे नहीं लगाए। इसलिए भारत सरकार एक पॉलिसी लाई, जिस पॉलिसी का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में यह शामिल था कि अगर कोई कर्नाटक की कंपनी है, कोई तमिलनाडु की कंपनी है, कोई गुजरात की कंपनी है, वो गुजरात में ही अपना उद्योग धंधा लगाए, उसे बिहार आने की जरूरत नहीं है। अब वो गुजरात में लगाएगी और बिहार से रॉ मटेरियल उसको ले जाना है तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो भारत सरकार ने कहा चिंता मत करो, तुम वहीं पे लगाओ, बिहार आने की जरूरत नहीं है, इसको पिछड़ा रहने दो, मजदूर रहने दो। मजदूर चाहिए ना हम लोगों को भाई, गुजरातियों को मजदूर चाहिए ना बिहार से, मराठियों को चाहिए ना मजदूर बिहार से। कहा कि देखो इनको मजदूरी करने के लिए रहने दो, ये आएंगे मजदूरी करने के लिए, तुम वहीं पे फैक्ट्री लगाओ। गुजरात से रॉ मटेरियल ले जाने में तुमको जो भी खर्चा होगा वो खर्चा हम तुमको पे कर देंगे, तुम्हारे जेब से 1 रुपया हम नहीं लगने देंगे। बिहार के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ था। भारत सरकार ने यह अन्याय किया है बिहार के साथ, और एक भी बिहारियों ने आज तक आवाज नहीं उठाया भारत सरकार के खिलाफ कि हमको कंपनसेशन चाहिए इसका। अब बताइए, अब तमिलनाडु में लोगों ने फैक्ट्री लगाया, गुजरात में लोगों ने लगाया, महाराष्ट्र में लगाया, क्योंकि उनको मालूम था कि भाड़ा आने में हमको खर्चा है नहीं कुछ भी, भारत सरकार हमको पे करेगी। हम झारखंड से जो भी रॉ मटेरियल लाएंगे उसका जो भाड़े पे खर्चा लगेगा वो भारत सरकार हमको पे कर देगी। वो बिहार में क्यों आते, बैकवर्ड इलाके में क्यों आते? वो कोई कंपनी बिहार नहीं आई, और यहीं से बिहार का पतन शुरू हो गया। तो भारत सरकार जो कुछ भी कहती है, भारत सरकार जो आंकड़ा देती है, भारत सरकार ये सब आंकड़े के खेल में हम लोगों को नहीं उलझाए। माफी मांगे पूरे बिहार के लोगों से, और शर्मिंदा हो बिहार, माफी सार्वजनिक रूप से भारत सरकार माफी मांगे, और बिहार का जो उन्होंने विनाश किया था, बिहार के लोगों को जो बेरोजगार मजदूर बनाया है, उसके एवज में कंपनसेशन दे, स्पेशल पैकेज दे हम लोगों को, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और ये 2000 का जो आंकड़ा आपने दिया है, आंकड़ों में उलझा रही है भारत सरकार। इन आंकड़ों में ये तो बताइए कि अगर बिहार सरकार शिक्षा के प्रति इतनी चिंतित है, अगर बिहार सरकार ये मानती है कि बिहार अशिक्षित प्रदेश है, बिहार के लोग पलायन करते हैं शिक्षा के लिए अलग अलग राज्य में, तो भारत सरकार क्यों नहीं हम लोगों को 2-3 IIT दे देती है? क्यों नहीं 1-2 IIM हम लोगों को दे देती है? भारत सरकार क्यों नहीं 2-4 हम लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देती है? भारत सरकार क्यों नहीं हम लोगों को इलाके में एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाती है? कहां बना रही है भारत सरकार? बस एक IIT पटना में है, एक IIM पटना गया में है। कहां, क्यों नहीं भारत सरकार ने हम लोगों को 2-3 IIT दिया है? कहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी? पूरे नॉर्थ बिहार में बात कर रहा हूं, पूरे मिथिला क्षेत्र में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। पूरे देश में अगर 16 लाख पे एक यूनिवर्सिटी है, तो हमारे मिथिला में 1.5 करोड़ पे एक यूनिवर्सिटी है। ये भारत सरकार जो है
आंकड़ों के खेल में हम लोगों को नहीं उलझाए। बिहार के लोग समझदार हैं, मिथिला के लोग समझदार हैं, जानती है कि कोई भी सरकार, किसी भी सरकार का इरादा नहीं होता है कि हम लोग विकसित हो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम लोग विकसित हो जाएंगे तो पंजाब को लेबर जाना बंद हो जाएगा, गुजरात को लेबर जाना बंद हो जाएगा, महाराष्ट्र को लेबर जाना बंद हो जाएगा, और अगर लेबर यहां से जाना इन लोगों ने बंद कर दिया तो उनका विकास रुक जाएगा। जी, धन्यवाद अनूप जी। उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति जल्द ही बदले और मिथिलांचल और पूरे बिहार को का जो एक सुनहरा इतिहास था वो वापस जल्दी दोहराए, ताकि हम गौरवशाली बिहार दोबारा देख सकें। लेकिन अभी जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस समय अगर हमने मधुबनी पेंटिंग की बात नहीं की तो ये बहुत ही व्यंग्यात्मक होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है और ये कितनी खूबसूरत होती ही है। तो इससे एक रोजगार का बहुत ही अच्छा तरीका है ये मेरे अनुसार। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार आपके अनुसार क्या कर सकती है? चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, किस तरह से हम मधुबनी पेंटिंग को प्रोत्साहन दे सकते हैं? देखिए, भारत सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। एक हमारे मिथिला में एक कहावत है, मैं हम मैथिली में कहब, हिंदी में बता दूंगा मैं, कि की दै छी तो गप तो लिया लपालप। तो मतलब क्या दे रहे हैं? तो गप दे रहे हैं, जितना देना है देते जाइए। तो ये समस्या है कि बिहार सरकार को बस गप देना है, फेंकना है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, इसके विकास के लिए सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। जो भी हो रहा है वो निजी स्तर पे हो रहा है। कई सारे ऐसे कलाकार, अब मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग का आपने नाम सुना है, वो इसलिए नाम सुना है, कोरोना में कई लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया, पीएम ने उसका नाम लिया तो काफी ज्यादा, वैसे भी पीएम नाम नहीं भी लेते तो फिर भी वो काफी ज्यादा हिट हो गया था। तो ये जो भी मधुबनी मिथिला पेंटिंग की जो भी खबरें आ रही हैं, वो सब कलाकार अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, अपना वो नेटवर्क बना के रख रहे हैं, अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, और इसी से जो है जो उनको रोजी रोटी मिल पा रहा है। सरकार चाहे तो बहुत इसमें, सबसे पहले तो सरकार को प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहिए। अभी भी एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक बन रहा है, लेकिन वो कब से बन रहा है? 10 साल 15 साल से बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। दूसरी बात कि जितनी भी हमारे यहाँ पे कलाकार हैं, जो ट्रेंड कलाकार हैं, उनको सरकार को रोजी रोटी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आसानी से हो सकता है, जैसे बिहार सरकार ने एक पहल भी किया था कि पटना में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं, उन पे उन्होंने मिथिला पेंटिंग करवाया था। तो भारत सरकार चाहे तो इसको एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल कर सकती हैं, अनिवार्य कर सकती हैं कि जितने भी रेलवे स्टेशन देश में हो, वहां पे पूरा रेलवे स्टेशन नहीं तो कम से कम जो है कुछ 25% पोर्शन, 20% पोर्शन मिथिला पेंटिंग से उसकी जो पेंटिंग की जाएगी। भारत सरकार चाहे तो उनके पास नेशनल हाईवे का इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में, या ये कह सकती है कि नेशनल हाईवे में कहीं कहीं जहां जहां भी पिक पॉइंट है या जहां पेट्रोल प्लाजा है, जो भी है, जो महत्वपूर्ण जगह है, वहां पे हम कलाकारों से पेंटिंग करवाएंगे। वहां के जो है आसपास के एरिया को सुंदर बनाने के लिए, उससे भी कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो भारत सरकार अगर चाहे तो किसी भी अपने पायलट प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। रेलवे जैसे है, रेलवे एक हमारे यहाँ एक कुछ साल पहले जो है एक पूरा रेलवे जो है पूरा का पूरा जो है एक ट्रेन पेंट हुआ था मिथिला पेंटिंग से। इसको सरकार ने कंटिन्यू नहीं किया, बंद करवा दिया। इसको भी सरकार, अगर रेलवे ही, भारत सरकार की रेलवे अगर फैसला ले ले नॉर्थ बिहार में जितनी चलने वाली ट्रेन है उसमें जो मिथिला पेंटिंग ही होगा, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 5-10 हजार पेंटर तो वैसे ही परमानेंट हो जाएंगे, इससे रोजगार उनको मिल जाएगा। और तो भारत सरकार ने किसी भी पायलट प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया नहीं है। तो कैसे मैं कहूं कि सरकार इसको प्रमोट कर रही है? बस गप देना है उनको, मन की बात में आकर बता देना है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हो रहा है निजी प्रयास से हो रहा है। मैं तो कलाकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको जिंदा रखा है, और वो बहुत ही संगठित हैं, और वो अच्छे तरीके से अपने तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, सरकारी स्तर पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जी, धन्यवाद अनूप जी। आशा करती हूँ कि ये जो आपने सजेशन सुझाव दिए हैं, ये भारत सरकार और बिहार सरकार तक पहुंचे और ये इम्प्लीमेंट हो। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मुद्दा के जरिए कहीं ना कहीं हम ये एक पहल कर सकें कि मिथिलांचल में मिथिला पेंटिंग के जरिए ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जी जी। लेकिन भले ही अनूप जी, सरकार मान लीजिए कि आने वाले समय में कुछ अच्छे और बहुत अच्छे, कुछ प्रोग्रेसिव
नए योजनाएं लेके आती है, तो फिर मिथिला में या बिहार में या इन जनरल हम आम आदमी के तौर पे किस तरह से योगदान दे सकते हैं अपना, कि ये जो एक एडवांसमेंट, आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बिहार, इसका जो स्वप्न है वो साकार हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार की जहाँ तक बात करें, पूरे देश में वैसे है, कोई भी योजना आता है तो इतना करप्शन है कि रोड आप देखेंगे बिहार में, अगर रोड ही बनना है तो आज बनता है और बनने के एक दिन के बाद उसमें जो है दरार आना चालू हो जाता है। तो कोई भी सरकार तो योजनाएं अच्छी लाती है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो अफसर बाबू हैं, उसमें इतना करप्शन हो जाता है कि योजना जमीन पे नहीं पहुंच पाता है। जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो एक नागरिक के तौर पे हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जितने भी साथी हैं वो अक्सर करते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हम लोग विरोध करते रहे, जहाँ भी गड़बड़ी कुछ होता है वहां पे हम लोग विरोध करते हैं, तो प्रोटेस्ट करते हैं, उसको ठीक भी करवाते हैं। तो जनता, लेकिन जनता में क्या है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम नेताओं को तो गाली देते हैं, नेताओं को कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार है, तो वो जिम्मेवार भी हैं, लेकिन जनता का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई योजना आई है तो उस पर आप नजर रखें। अगर रोड बन रहा है, मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, रोड बन रहा है तो सब अपने अपने घर की जिम्मेवारी ले लें कि मेरे घर के आगे जो रोड बनेगा वहां पे आप क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो अच्छा बन जाएगा। सीधी सी बात है। अगर आप खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई इतना ये पैमाना है, इस पैमाने पे काम करो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करो, नहीं करोगे तो हम बनने नहीं देंगे, जाओ जिसको बुलाना है बुलाओ। जनता अगर इतनी जागरूक हो जाएगी तो फिर करप्शन खत्म होगा। करप्शन, अगर कोई अगर घूस मांगता है हम लोग दे देते हैं, वहां पे कंप्लेन अगर हम लोग करना शुरू कर दे, 10 लोग 15 लोग, अगर अकेला कोई कंप्लेन करे मान लीजिए तो हो सकता है सुनवाई नहीं हो, लेकिन 10 लोग 15 लोग मिलके करें तो सुनवाई जरूर होगा। तो जनता की जिम्मेवारी भी बनती है कि हम जागरूक रहें और जागरूक नागरिक की तरह जो है बिहेव करें। हमारे पास अधिकार है तो संविधान ने कुछ कर्तव्य भी दिए हैं और इसको हम निभाएंगे तो कहीं ना कहीं योजनाएं जो है अच्छी तरीके से जमीन पे इम्प्लीमेंट होगी और इससे हमें ही फायदा होगा। जी, धन्यवाद अनूप जी। जैसा कि आपने कहा कि 10-15 लोग अगर साथ में मिलके किसी भी चीज के लिए आवाज उठाएंगे तो वो जरूर सफल होंगे। तो इसके लिए जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है, और इसी आवाज को और बुलंदी देने के लिए हमने मुद्दा के बारे में सोचा और हम मुद्दा लेके आए। अनूप जी, आपका जो एक सपना है कि दरभंगा को बिहार की राजधानी देखना, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि दरभंगा बिहार की राजधानी बने, पटना नहीं? देखिए, जहां तक मेरे सपने की बात है तो मेरा निजी सपना है कि बिहार, दरभंगा बिहार की राजधानी नहीं बने। मेरा तो सपना है कि मिथिला राज्य हो और अगर उसमें राजधानी बने, मिथिला राज्य अलग हमारा राज्य हो, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है। और जो बिहार, वर्तमान में बिहार है ना, वो एक टैक्स कलेक्टिव यूनिट है, कोई इसका आइडेंटिटी नहीं है। 3 कल्चर को जबरदस्ती जोड़ के एक साथ रखा गया है। मगध, उनका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। भोजपुरी भाषा, उनका कल्चर अलग है। और मिथिला, मैथिली, हमारा कल्चर तो टोटली डिफरेंट है उन लोगों से। तो बिहार एक जो है, कोई, मैं तो मानता ही नहीं कि बिहार एक स्टेट है, इसीलिए बिहार तो एक टैक्स कलेक्टिव यूनिट है। तो हम लोगों को अलग राज्य बनाया दिया जाए, अलग मिथिला राज्य की हम लोग मांग भी करते हैं, अलग मिथिला राज्य बने। और मिथिला राज्य जब अलग बनेगा तो हमारे मिथिला के लोग होंगे, मिथिला के विकास के लिए सोचेंगे। अभी क्या होता है कि हमारे लोग पटना में जाते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं उनकी पार्टी में, सब उसी साइड के हैं। तो एक बार कहते हैं चुप तो चुप, कहते हैं हाँ प्रस्ताव वापस लीजिए, तो लेना पड़ता है उनको मजबूरी में। लेकिन मिथिला राज्य बनने से ये उन पर पाबंदी नहीं रहेगी, उनको मिथिला का विकास होगा। लेकिन तत्काल में जब तक मिथिला राज्य नहीं बना है, हम ये चाहते हैं कि बिहार, जब आप देखेंगे, जब बिहार अनडिवाइडेड बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जब बिहार में झारखंड भी था, उस समय बिहार की राजधानी पटना थी, लेकिन एक राजधानी रांची भी थी, समर कैपिटल रांची भी था हमारा। दो राजधानियां थी, समर कैपिटल रांची था। तो अब तो बिहार जो है, झारखंड अलग हो गया है और झारखंड में रांची कैपिटल है, लेकिन दुमका और 2-3 जगह को सब कैपिटल बनाया गया है। तो हम भी बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पटना के बाद, पटना तो राजधानी है ही, लेकिन एक और राजधानी बनाया जाए, दरभंगा को राजधानी बनाया जाए। दरभंगा को इसलिए राजधानी बनाया जाए कि पटना में अभी क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइज, कहीं कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है तो पटना में ही हो रहा है। और पटना में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके आसपास के सभी जिलों को फायदा हो रहा है, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो गया हो, जो भी आसपास के जिले हैं सबको फायदा हो रहा है। तो दरभंगा अगर राजधानी बनता है, वो जो सेकंड कैपिटल बनता है बिहार का, तो मुझे ऐसा लगता है कि दरभंगा के बनने से दरभंगा का तो फायदा होगा ही,
मधुबनी को भी फायदा होगा, समस्तीपुर को भी फायदा होगा, बगल में बेगूसराय को भी फायदा होगा, हमारे कोसी क्षेत्र के भी लोगों को फायदा होगा और समय की भी बचत होगी। अभी हम लोगों को पटना जाना पड़ता है, गांधी सेतु पे जाम लग जाता है, वहीं पे 5-6 घंटा बर्बाद होता है, और टाइम से बड़ा तो कोई जो है कोई कीमती चीज है ही नहीं। तो समय की भी बचत होगी, और जो एक सेंट्रलाइज डेवलपमेंट पटना में हो रहा है तो वो खत्म होगा और हम लोगों का क्षेत्र भी डेवलप होगा। और जब राजधानी में, और सीधी सी बात है, आप बिहार देश में कभी आपने सुना है किसी राजधानी में पानी आ जाता है और कहीं भी बाढ़ का पानी आ भी जाता है तो हो हल्ला मच जाता है। मुंबई में जैसे बाढ़ आया है या बरसात के कारण जो भी आता है तो हो हल्ला मच जाता है। जब दरभंगा राजधानी बनेगी, वहां पे जो है एमपी एमएलए आएंगे, विधानसभा का सत्र लगेगा, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस रहेगी, और उस समय बाढ़ जब आएगा, बाढ़ का पानी शहर में घुसेगा, तो फिर लोगों को सोचना होगा, नीति निर्माता जो बैठेंगे वहां पे उनको मजबूर होना होगा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इसका भी समाधान हो जाए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक मिथिला राज्य का गठन नहीं होता है, एक सेकेंड कैपिटल के रूप में दरभंगा को दर्जा दिया जाए। पहले भी रांची था, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अजूबा मांग दिया है। भाई पहले भी रांची था, अब रांची की जगह पे दरभंगा को बनाया जाए और इसका विकास किया जाए। यहाँ पे समर कैपिटल हो, यहाँ पे शीतकालीन सत्र भी हो, और दरभंगा में तो ऐतिहासिक स्थल भी है, राज दरबार भी है, वहां पे विधानसभा लगे और आसपास के जिलों का जो है विकास हो। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। जी अनूप जी, धन्यवाद। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स यूनिफॉर्म प्रोग्रेस। और आपने बहुत ही सहजता से बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें इस पूरे ड्यूरेशन में बता दी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। और मुद्दा से जुड़ने के लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जी, बहुत बहुत मुद्दा का धन्यवाद। मैं आपके मुद्दा ऐप की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, ये आगे बढ़े और इसी तरह से मुद्दे को उठाते रहे। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला। जी धन्यवाद अनूप जी। और आप सभी लोगों को मैं ये याद दिला दूं कि आपकी रोजमर्रा की जो भी समस्याएं हैं जिनका आपको हल खोजना है और जिन्हें आपको संबंधित पदाधिकारियों तक पहुंचाना है, उनके लिए आप अवश्य ही मुद्दा ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ आपको सिर्फ अपने फोन नंबर से रजिस्टर करना होगा। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोकेशंस हैं और इन लोकेशंस की अलग अलग समस्याओं का बहुत ही वर्गीकृत ढंग से देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आगे और भी ऐसे प्रोडक्टिव सेशंस से जुड़े रहिए आप लोग। तो धन्यवाद। शुभ दिवस।